मेरे आवाज़ के दोस्तों, आज मैं आप सबके कहने पे दोबारा हाज़िर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सबका शुक्रिया अदा करूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने साहिर साहब की जो रचनाएं थी उनको इतना पसंद किया, सराहा। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज मेरी झोली में बहुत सारी चीज़ें हैं। साहिर साहब भी हैं, मजरू हैं, थोड़ा बहुत योगेश जी हैं और साथ में हाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, योगेश जी हैं। तो मैं इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोग जुड़ने लग गए हैं, तो आप सभी का शुक्रिया कि जो भी यहाँ मेरा मेहनत है, ये मेहनत मैं करता हूं, पर मेरे पीछे बहुत लोगों की शुभकामनाएं और एफ़र्ट्स हैं। मैं जो मेरी यूट्यूब चैनल बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। महनूर मेरी दोस्त है, वो हर एक चीज़ पे बहुत ही अच्छी तरह वो करती है। थैंक यू राधा तिवारी जी, थैंक यू शरण, बहुत मेहनत करती है। मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि अगर कुछ मैंने गलत तलफ़ुज़ में कुछ गड़बड़ी भी तो आप बता दिया करें, तो वो बोलती नहीं है, झिझकती है। पर मैं आप सभी से कहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप ज़रूर बताइए। थैंक यू राधा तिवारी जी। उसी तरह मेरे बचपन के दोस्त थे मोनीश नागपाल, मानिक नांगिया, ये बताते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं। सिमिलरली राजीव मेहंदी रत्ता भैया, बहुत उनका इनपुट रहता है और जो भी मेरे अंदर जो चेंजेस आ रही है वो उन सब के कारण आ रही हैं। संजीत प्रसाद सर, वो मेरे एक इंटरनेशनल ऑडियंस है, रीडर हैं जो फ़िजी में और बहामास वगैरह में मुझे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। पिछले बार मैं नाम लेना भूल गया था, कोमल जी का, दिव्या कोचर जी का, उनका भी शुक्रिया तहे दिल से। थैंक यू मानिक, थैंक यू फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइंड मी। तो मैं उन सब का ना एक कहना चाहता हूँ। सिमिलरली शरण का, जो कवित मेरे स्टूडेंट रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू मानिक। तो ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सबके लिए है जो भी है। तो थोड़ा सा मैं उसमें आज दूसरे तरीके से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतना ना मुझसे तू प्यार जता कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। दिव्या जी थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मैं लास्ट टाइम ना मैं भाव में नाम लेना भूल गया। थैंक यू महनूर जी। तो थैंक यू श्वेताब जी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे गुणीजन आए। और पिछले बार जो साहिर साहब पे जो मैंने कहा उसकी बहुत तारीफ़ हुई और इसके लिए मैं सभी का हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि साहिर साहब को सुनना चाहिए, राइट। साहिर साहब के बारे में थोड़ा सा बता के मैं शुरू करता हूँ। ही वॉज अ मैन ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इसलिए क्योंकि जिनके ज़िंदगी के एक ही किताब का नाम तलखियाँ हो, घर का नाम परछाई हो, तो वो ऐसे मामूली इंसान नहीं थे। वो क्या थे, वो उसमें एक एक्स फैक्टर क्या था कि भाई कुछ ऐसा था कि वो हमेशा जवान रहे। वो जो मोहब्बत उन्हें मिली नहीं, वो हमेशा उनको जलाती रही और वो जवान रहे। वो बहुत नीडर इंसान थे। तो उन्होंने कभी एक 100 साल हुए गालिब साहब की, उसमें उनको बुलाया गया कहने के लिए। तो उन्होंने उसमें कह दिया, भाई वो तब के जो IB मिनिस्टर थे उनको, कि उर्दू पे सितम करके गालिब पे करम करते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ और एक इंसान को जानता हूँ, को जैसे खुले में कहते थे, वो दूसरे मेरे बहुत फेवरेट अमजद खान साहब। थैंक यू देव। मैं और एक अभी थैंक यू अभिव्यक्ति जी। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आप सभी से, गलत मत माने कि थोड़ा तलात जी को सुनिएगा। तलात महमूद साहब, 1954, मिर्ज़ा गालिब, अवार्ड विनिंग मूवी है जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे गुल मोहम्मद। सुनिएगा तो पता चलेगा गज़ल की गायकी क्या होती है और गज़ल का नफ्स कैसे पकड़ा जाता है। तो दोबारा तो उनको ज़रा सुनिएगा। तो मैं साहिर जी से ही शुरू करता हूँ आज फिर से कि हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, है ना। तो हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक। पिछले बार हमने बात की थी, याद है, किसका रास्ता देखे ऐ दिल सौदाई, मीलों है खामोशी बरसों है तन्हाई। तो इसमें आगे कहते हैं कि ये इंतज़ार भी एक इम्तिहान होता है, किसी के इश्क का शोला जवान होता है। तो एक जवादिल आदमी ही ऐसा लिख सकते हैं कि ये इंतज़ार भी एक इम्तिहान होता है, किसी के इश्क का शोला जवान होता है। थैंक यू पराग भैया, ग्रेटफुल दैट यू हैव जॉइंड। कि हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए।
अब इसके आगे जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा उन्होंने लिखा, वो उस पर ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि बिछाए शोक के सिजदे वफा के राहों में, खड़े हैं दीद की हसरत जला के निगाहों में। थोड़ा इसको गौर कीजिएगा कि बिछाए शोक के सिजदे वफा के राहों में, खड़े हैं दीद की हसरत जलाए निगाहों में। तो ये है साहिर साहब। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू पराग भैया। पराग भैया सच एन अमेजिंग पर्सन। कल उनसे बात करके मुझे लगा कि बड़े भाई का होना बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो ये थे साहिर साहब। उसमें आगे वो कहते हैं कि जब कहते हैं कि खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, तो उसके बदले में जब जिनकी इंतज़ार हो रहा, वो क्या कहते हैं कि वो खुशनसीब है, वो खुशनसीब है जिसको तू इंतखाब करे। वज़न देखिए, वो खुशनसीब है जिसको तू इंतखाब करे, खुदा हमारे प्यार के ऐसे ही जमा करे। तो ये है साहिर साहब। उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत कहूँगा आज, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़े सुने। मैं बहुत ही ज़र्रा हूँ जो साहिर के बारे में कह रहा है, पर फिर भी आप सुने। इसी का जब हम एक दूसरा वर्जन, सैड वर्जन सुनते हैं तो देखते हैं, तो साहिर साहब क्या कहते हैं कि बुझी बुझी नज़र में तेरी तलाश लिए, बुझी बुझी नज़र में तेरी तलाश लिए, भटकता फिरता हूँ मैं यूं ही, भटकता फिरता हूँ मैं यूं ही अपनी लाश लिए। तो ये है साहिर साहब कि बुझी बुझी निगाहों में तेरी तलाश लिए, भटकता फिरता हूँ मैं अपनी ही लाश लिए, यही जुनू व यही वहशत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, यही जुनू और यही वहशत हो। ऐसा इंसान, ऐसा लिखने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कभी मर नहीं सकता, वो हमेशा अमर रहेगा और हमेशा जवान रहेगा। उसमें आगे वो कहते हैं, ना देंगे हम तुझे, ना देंगे हम तुझे इल्ज़ाम अपनी बेवफाई का, पर गिला तो होगा, पर गिला तो होगा तेरी जुदाई का। तो देखिए कि हम आप पे इल्ज़ाम नहीं रख रहे हैं, पर हम आपसे जो जुदा हुए हैं उसका में गम तो होगा ना, कि नहीं देंगे इल्ज़ाम तुझे बेवफाई का, पर गिला तो होगा तेरे से जुदाई का, तेरे से तेरी शिकायत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। तो ये है साहिर साहब। उस आफताब को इसका मेरा नमन। आगे चलते हुए थोड़ा और कहना चाहूँगा। थैंक यू राधा तिवारी जी। मैं मताए गैर पिछले बार पढ़ा था तो उसकी बहुत तारीफ़ हुई थी। थैंक यू मयंक शर्मा। मयंक शर्मा मेरे स्टूडेंट रहे अरावली से, जोधपुर से। तो मताए गैर को थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ा सा कुछ एक हिस्सा। मैनूर, आप बताना कहाँ कहाँ मैं गलत जाता हूँ, तो ठीक है, वो ज़रूर बताना आप। मताए गैर मतलब कि किसी गैर की प्रॉपर्टी, कि मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में मेरा गुज़र है कि नहीं, पूछ कर अपने निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपने निगाहों से बता दे मुझको, मेरे रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, मेरे रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। थैंक यू पीयूष जी। मेरे रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। 4 दिन की ये रफ़ाकत, रफ़ाकत मतलब साथ, 4 दिन की ये रफ़ाकत जो रफ़ाकत भी नहीं, 4 दिन की ये रफ़ाकत जो रफ़ाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आज़ार हुई जाती है, उम्र भर के लिए आज़ार हुई जाती है। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू शीतल जी। ज़िंदगी हमेशा से यूं ही परेशान सी थी, ज़िंदगी हमेशा से यूं ही परेशान सी थी, अब हर एक सांस किरणबार हुई जाती है, अब हर एक सांस किरणबार हुई जाती है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में मेरा गुज़र है कि नहीं। आगे चलते हैं कि मेरे उजड़ी हुई नींदों के सबस्तानों में, मेरे उजड़ी हुई नींदों की सबस्तानों में, गौर फरमाइएगा, तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है, तू किसी ख्वाब की पैकर की तरह आई है, कभी अपनी सी कभी गैर सी नज़र आती है, कभी अपनी सी कभी गैर सी नज़र आती है, इखलाक की एक मूरत कभी हर जाई है, इखलास की एक मूरत कभी हर जाई है। तो आगे फिर से चलते हैं क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया। आगे चलते हैं। इखलास की मूरत कभी हर जाई है। तो ये थे साहिर साहब। दोबारा आते हैं साहिर साहब पे। इश्क पे ज़ोर तो नहीं, प्यार पे ज़ोर तो नहीं, फिर भी तू बता दे मुझको, प्यार पे ज़ोर तो नहीं, फिर भी तू बता दे मुझको कि तुझसे मोहब्बत करूं या ना करूं। तूने अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, तूने अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें,
उन तमन्नाओं का इजहार करूं कि ना करूं। तूने अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं कि ना करूं। ये है साहिर साहब। आगे चलते हैं इसी पे कि तेरे अल्ताफ़ व करम, तेरे अल्ताफ़ व करम एक हकीकत है, मगर ये हकीकत भी हकीकत में फसाना ना हो, ये हकीकत भी हकीकत में कोई फसाना ना हो। तेरे मानूस निगाहों के मोहतात करम, तेरे मानूस निगाहों के मोहतात करम, दिल खूं करने का कोई बहाना ना हो, दिल खूं करने का कोई बहाना ना हो। तो ये है साहिर साहब। मुझे उम्मीद है कि मैं आज खरा उतरा हूँ और मताए गैर आप सबको बहुत पसंद आया होगा, जिस तरह अगर मैं कह पाया हूँ। थैंक यू प्रीति आशुतोष शुक्ला जी। आगे चलते हैं इसी बात पे कि भाई साहिर साहब के बारे में जैसे मैंने कहा, उस तरह से मैं अब बड़े बड़े शायरों के बारे में थोड़ा सा इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उन सब चीज़ों पे रहे तवज्जो रहे, क्योंकि मौसीकी के दौर पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो गए हैं कि मौसीकी का दौर ऐसा हो गया कि ब्लू है पानी पानी को ही हम गाना समझते हैं, जो ऐसा है नहीं। ब्लू है पानी पानी गाना नहीं है, और जो हमारे धरोहर है उसको हमें अपने आप पे रखना चाहिए, उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। उसी पे आगे आते हैं कि भाई अगर हम पुराने गज़लों को देखें, पुराने गज़लकारों को देखें, तो चीज़ें इतनी बेहतरीन क्यों हुआ करती थी उसमें, उसी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे कि ज़िंदगी क्या है। कई बार जो हम एहसास को कह नहीं पाते वो ज़िंदगी कह देती है, और वो कैसे कहती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अगर गालिब को ले हम या मजरू को ले, मजरू साहब एक ऐसे शख्स थे कि अगर वो ऐसे लिख देंगे कि CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, दिल है तेरे बस में तो क्या हुआ, और वही साहब लिख लेंगे कि यूं ही बेख्याल होके मुझे छू लिया किसी ने, यूं ही बेख्याल होके मुझे छू लिया किसी ने, कई ख्वाब देख डाले यूं ही मेरे बेखुदी ने। थैंक यू मनोज पुरोहित जी, राजीव महेंद्रता भैया, थैंक यू मदन तन्हाई साहब, मदन बदकर तन्हाई साहब। तो ये जो है, ये जो धरोहर है, आज थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। आज गोपाल दास नीरज जी पे भी बात करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा कि दुनिया में है तो सुखनवर बहुत से, पर जिनके अंदाज़े बयां अलग है, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं कि इश्क पे बात करें या गालिब पे बात करें, एक ही बात है। जो साहिर साहब ने कहा था कि भाई अगर आप उर्दू पे करम नहीं करते हैं तो साहिर पे तो गालिब पे करम करना भी बेकार है। तो दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो है बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो है बेजार, ला इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम भी मुँह में ज़ुबान रखते हैं, हम भी मुँह में ज़ुबान रखते हैं, कोई हमसे भी तो पूछे कि मुद्दा क्या है, कोई हमसे भी तो पूछे मुद्दा क्या है। शायद हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ कम्युनिकेशन से ही होती है कि हम एक दूसरे से कह नहीं पाते बातें, तो उसी पे है कि कोई हमसे भी पूछे कि मुद्दा क्या है। हम हैं उनसे है वफ़ा की उम्मीद, हमें उनसे है वफ़ा की उम्मीद, जिनको पता नहीं वफ़ा क्या है, कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया, आप लोग जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब अगर इसी को कहे कि एक वहशत, रतनपाल जी थैंक यू सो मच, कुणाल थानवी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। इश्क मुझको ना सही वहशत ही सही, इश्क मुझको ना सही वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो प्यार, जिसे कहते हैं ना अनरिक्विटेड लव, एक तरफ़ा प्यार होता है। कभी वो उस प्यार उस इंसान के लिए एक जंजीर ज़्यादा हो जाता है। जो साहिर साहब ने पिछले बार मैंने उनका नज़म पढ़ा था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न तुम मुझसे उम्मीद रखो दिल नवाजी की, ना मैं तुम्हें देखूं हसरत भरी निगाहों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जो तारुफ बोझ बन जाए उसे छोड़ना बेहतर, जो ताल्लुक़ घबराने लगे उसे निकल जाना ही बेहतर है। तो आगे इस पे आते हैं कि इश्क मुझसे ना सही वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कता ना कीजिए, कता कीजिए ना हमसे, कता कीजिए ना हमसे,
थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू बुलबुल साहब। कता कीजिए ना हमसे, कुछ नहीं तो अदावत सी से ही, कुछ नहीं तो अदावत सी से। थैंक यू पीयूष भैया जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। कता कीजिए ना हमसे, कुछ नहीं तो ये अदावत ही सही, इश्क हमको ना सही। सभी को नमस्कार, नमस्कार जी। इश्क, तो आगे इस पे चलते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे ये पिक्चर 1954 में बनी थी, मिर्ज़ा गालिब। मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा इसको देखें। तो तलत साहब का जो है वो बहुत, थैंक यू भैया, तलत साहब ने जो इस तरह से पेश किया है, मुझे लगता है जिन लास्ट 30-40 सालों में आप जिनको बहुत बड़े गज़लकार मानते हैं और बहुत गज़ल के सितारा मानते हैं, अगर आप तलत साहब को सुनेंगे तो भूल जाएंगे। थैंक यू हरियाणा गौरव, सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए। तो दोबारा इसको मैं शुरू करता हूँ कि इश्क मुझसे ना सही, मुझको ना सही, वहशत ही सही, इश्क मुझको ना सही, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कता कीजिए ना हमसे, कुछ नहीं तो ये, खुशबू माथुर जी थैंक यू सो मच, कुछ नहीं तो अदावत ही सही, कुछ नहीं तो अदावत ही सही। मेरे होने में क्या रुसवाई है, मेरे होने में क्या रुसवाई है, ये मजलिस नहीं खिलवत ही सही, ये मजलिस नहीं खिलवत ही सही। आगे वो कहते हैं कि हम भी तो अपने हैं, वो कैसे कहते हैं कि हम भी अपने हैं, कि हम भी तो नहीं है दुश्मन अपने। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू रामाशीष कुमार। हम भी तो नहीं है दुश्मन अपने, गैर को आपसे मोहब्बत ही सही, गैर को आपसे मोहब्बत ही सही। तो हमारी जो मोहब्बत है वो वहशत ही सही, और हमारी बातें वो सिर्फ अदावत ही सही, और हमसे आपको कोई प्यार ना सही, पर हम भी तो आपसे प्यार करते हैं। तो ये गालिब हैं, और क्योंकि वो इतने अच्छी तरह से इतनी बात कह सके और बार बार कह सके, तो इसलिए तो कहते हैं ना कि है दुनिया में सुखनवर कई, पर गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और वो इसलिए है कि जो मुझे लगा कि जितनी भी अगर आप देखें भाषाएं जो है ना, वो ऐसी भाषाएं हैं कि जो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाए, वो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाए और गुनगुनाने लगे, पर उस बात में वज़न की कोई कमी नहीं है। वो वज़न ऐसा कि भाई आपको सुन के लगे वाह क्या बात है, क्या बात है। तो इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैंने थोड़ा रिसर्च किया भाई, उस पर थोड़ा आते हैं कि अगर हम एक ही गाने को जब 2 वर्जन में सुनते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो किशोर दा ने गाया कुदरत पिक्चर में, कि हमें तुमसे प्यार कितना, लुकिंग ग्रेट द वे यू हैव ड्रेस्ड अप इन सिंक विद एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच पीयूष भैया, आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, और मुझे लगता है कि सबसे पहले एक बेहतरीन इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ पे आए हैं जिनको मैं बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, पराग सर हो चाहे हरियाणा गौरव हो, ये सब इतने बेहतरीन इंसान हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ वो बेहतरीन इंसान क्यों हैं, क्योंकि मुझ जैसे ज़र्रा को हमेशा हर बात पे वो इनकरेज करते रहते हैं, और थोड़ा सा भी मैं मेहनत करूँ ना तो उसको वो 100 गुना बढ़ा के कहते हैं, तो जिसमें मैं अगली बार 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ। सिमिलरली खुशबू जी के बारे में बात करना चाहूँगा कि खुशबू सक्सेना माथुर जी, सबसे पहले उनसे मेरी जब इंटरेक्शंस हुए बड़े बड़े कवियों में से, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि भाई तुम लिख रहे हो और तुम्हारे में है कि मैं बिंदी नहीं है, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत इम्प्रेशन जाता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई एक इतनी नामी शायरा एक मुझ जैसे आदमी को बता रही है कि भाई तुम सही लिखो या गलत लिखो, उनको क्या पड़ी है कि भाई मैं गलत लिख रहा हूँ, लोग मेरे पे हंस रहे हैं। तो ये जो है ना, इसे मैं एक बड़प्पन की निशानी मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि इसी चीज़ से इंसान बड़ा होता है, क्योंकि हम में से कोई हमेशा नहीं रहेगा, पर हमें हमेशा अगली पीढ़ी को अपने साथ लेके चलना है। तो इन आप सबका शुक्रिया। तो आगे चलते हैं। थैंक यू प्रेम राजहंस जी। तो इसी पे मैं एक कहना चाहता हूँ कि जैसे वो गाना है कुदरत का कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगर इसी गाने को जो दूसरा वर्जन है, फीमेल वर्जन ठुमरी में है और परवीन सुल्ताना जी ने गाई है, अगर आप दोनों गाने को गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जब वो आदमी गाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो प्लीड नहीं करता, कहीं ना कहीं वो अपने आप को छुपा के, अपने एहसासों को रोक के वो कहता है कि तुम्हें कोई और देखे तो डरता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या करता है तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वही जब परवीन सुल्ताना जी गाती हैं, और वो अपने स्टाइल में तो वो है ही, उनको महारत तो है ही है, पर वो जब कहते हैं जो कोई जब डाले तुम पे नैनवा, तो ये
जो मजरू साहब है उनकी लेखनी पे भी देखिए, नमस्कार जी नाम, मजरू साहब की लेखनी पे देखिए कि जब तुम पे डाले कोई नैनवा, जिया ना जाए हमसे सजनवा। तो ये एक ठुमरी को अपने साथ लेते हुए उसी बात को, एक जब एक सिंपल आदमी कहता है कि तुम्हें कोई और देखे तो डरता है दिल, और जब कोई एक क्लासिकल सिंगर गा रही है, थैंक यू रोमिल, रोमिल वॉज माई स्टूडेंट फ्रॉम आयरलैंड, कि तुम्हें कोई और देखे तो डरता है दिल, उसी को जब वो कहते हैं कि डरे है नैनवा, मैं तो सदा ही तेरी ही दीवानी, मैं तो सदा ही तेरी ही दीवानी। Lakshminathan, Amma, so nice that you have come. I'm really honored that such a a well-known and intelligent person has come, and thank you so much. Grateful. तो ये मजरू साहब थे। और एक बात मुझे हमेशा से लगी कि अगर आप देखें मजरू साहब को पढ़ें, कि मजरू साहब जो राइटर हैं, जो गज़ल नज़म लिखने वाले और जो लिरिसिस्ट हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। साहिर में वो फ़र्क नहीं है। साहिर शायर हैं, शायर थे, शायर रहेंगे। वो एक रोमांटिक को भी कह देंगे कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, दो पल मेरी हस्ती है। या कह देंगे कि सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू अपनी बाहों में। या वो कह रहे हैं कि इससे पहले सितारों में बस रही थी तू कहीं, तुझको ज़मीन पे लाया गया है मेरे लिए। थैंक यू साहिल, क्या बात है। आज मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सारे मेरे बड़े और सम्मानीय लोग भी आ रहे हैं। आज तो मज़ा आ गया, शुक्रिया आप सबका। तो वही मजरू साहब जब कहते थे, जैसे उनका मैं 3 देवियों का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, देव साहब का। और ये गेटअप उससे नहीं इंस्पायर्ड, वो गेटअप कुछ और था। तो उसमें उनका था ना, यूं ही बेख्याल होके। और उसमें और एक गाना जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है, उसके ऊपर डिस्कस करूँगा कि लिखा है तेरे आँखों में किसका फसाना, अगर इसे समझ सके तो मुझे भी समझाना। तो एक इंसान अपने दिल की बात उससे जब एक लड़की पूछ रही है, वो डायरेक्टली पूछ नहीं सकती, तो जब वो इनडायरेक्टली पूछ रही है तो देखिए वो उसमें भाव देखिए। और दादा बर्मन तो थे ही, बहुत ही अजीम फनकार थे वो। तो जिस तरह से, और वो आगे जब देव साहब के उसमें जवाब देते हैं किशोरदा, तो वो कहते हैं कि लिखा है मेरे आँखों में किसका फसाना, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। तो ये होती है मौसीकी। और मौसीकी में क्या कि भाई जो आप लफ्ज़ के ऊपर आपकी जो पकड़ है उस पर बात होती है ना। तो जब ये लोग ये सब बातें करते हैं, ये सब जो चीज़ें लिखते गए, तो देखिए आप गाने का जो लेवल क्या था, स्टैंडर्ड क्या था। कि आज 1967 की पिक्चर है 3 देवियाँ, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, है ना। पर मुझे नहीं लगता यह ब्लू है पानी पानी को कोई 2 महीने भी सुना होगा, या उसको आगे जाके 50 साल क्या 50 महीने क्या 50 दिन बाद भी कोई जो समझदार लोग हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। उसी तरह गोपाल दास नीरज जी का मैं बहुत ही ज़्यादा उनको अपना गुरु मानता हूँ, अगर साहिर के बाद उनको, मजरू को। तो उनका जो गैम्बलर का है उसमें मैं थोड़ा आप सबका ध्यान देना चाहूँगा कि जो मुझे सबसे पसंद है कि वो है कि मेरा मन तेरा प्यासा। तो देखिए आप किसी को चाहते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, वो कहते मेरा मन तेरा प्यासा, कभी तो होगी पूरी ये आशा। तो सारे शुद्ध हिंदी में, है ना, सारे शुद्ध हिंदी में जो गोपाल दास नीरज जी का मैं एक ये शुक्रगुजार हूँ कि शैलेंद्र जी के बाद वो चीज़ों को हिंदी में लाए और इतने बाखूबी लाए कि मेरा मन तेरा प्यासा, कभी तो पूरी होगी ये आशा। थैंक यू पीयूष भैया। जैसे तैसे मुझसे खेल मर्जी है तेरा, जैसे मर्जी तू मुझसे खेल, मेरे दिल से तू खेल, यह तुझे हक है। तो ये जो है ना, आप एक छोटे से लफ्ज़ पे, जैसे उनका मैं बहुत और एक जो गाना मुझे बचपन से बहुत प्यारा, थैंक यू जया जी, थैंक यू सो मच, जो है कि फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी है बातें। कि फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी है बातें, मतलब आप इससे अच्छा, मुझे तो कभी इससे ज़्यादा रोमांटिक कुछ भी नहीं लगा। लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे रोमांटिक गाने हुए होंगे, पर मेरे लिए ये कहीं ना कहीं प्यार को डिफ़ाइन कर देता है कि प्यार यही है कि फूलों के रंग से दिल की कलम से। तो उसी तरह गैम्बलर पिक्चर में एक गज़ल है जो किशोर दा पे फिल्माना जाना था, और जिसके लिए, क्योंकि किशोर, थैंक यू देवारती, क्योंकि किशोर दा उस स्टाइल में गाना गाते नहीं थे, और क्योंकि एस डी बर्मन साहब भी किशोर दा के बहुत ज़बरदस्त मुरीद थे, उनके गॉडफादर थे, उन्होंने उनको सब सिखाया। तो वो भी अड़ गए जब उन्हें कहा कि भाई ये तो रफ़ी का गाना है, ये किशोर कैसे गाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो गान जो है वो किशोर ही गाएगा, किशोर नहीं गाएगा तो हम ये पिक्चर छोड़ देगा।
और देव साहब जो उनके बहुत मुरीद थे दादा बर्मन के, उनको नवकेतन का हमेशा एक हिस्सा मानते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दादा आपको जो लगे। तो वो गज़ल को सुनिए और कैसे बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेट गाया है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कोई कुछ नहीं कोई गवैयापंती नहीं, सिर्फ गाना। और आप सुनेंगे तो आप सभी को पता है 50 साल पुराना है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आप सबके कि दिल आज शायर है गम आज नगमा है, दिल आज शायर है गम आज नगमा है, शबीए गज़ल है सनम, औरों के गीतों को वो सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। एक जो मैंने एक सोशल मीडिया में भी देखा है कि बहुत सारे लोग ना कई बार आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, वो आपकी तारीफ़ करते हुए कतराएंगे या वो सोचेंगे भाई इसकी तारीफ़ करूं तो हमें क्या फ़ायदा है ना। तो इस चीज़ को आप बदल नहीं सकते। मैंने कई लोगों को देखा है कि आपके आसपास 10 किलोमीटर दूर भी लोगों को वो तारीफ़ कर देंगे पर वो कभी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। तो वो देखिए 50 साल पहले जो नीरज साहब ने लिखा था वो आज भी है कि दिल आज शायर है गम आज नगमा है, शबीए गज़ल है सनम, औरों के गीतों को वो सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। तो आगे सुनिए, आके ज़रा देख तो तेरे खातिर हम किस तरह से जिए, आके ज़रा देख तेरे खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागों से सीते गए हम जो ज़ख्म तूने दिए। आंसू के धागों से सीते गए हम, तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी, पर उसका आप मीटर में देखिए क्या बेहतरीन रचना है। ये प्यार कोई खिलौना नहीं है हर कोई ले खरीद, ये प्यार कोई खिलौना नहीं है हर कोई ले जो खरीद, मेरी तरह उम्र भर तड़प लो फिर आना इसके करीब। थैंक यू भावना तिवारी जी। ये है बड़े कवि, जो हम कहते हैं ना बड़े कवि क्यों हैं। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जहन से, क्योंकि मुझे कई बार लिरिक्स के लिए बुलाया गया। तो कैफी साहब का एक बहुत अच्छा वो था कि पहले कब्र खोदा जाता है फिर उसमें मुर्दा ढूंढा जाता है, वो है लिरिक राइटिंग। तो इसी बात का मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत बड़े साहब हैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप गज़ल लिख रहे हैं तो पहले बहर में आप रदीफ काफिया वगैरह सेट कर लेते हैं, तो आगे भी तो आप उसी पे गज़ल लिखते हैं ना, आप मीटर तो चेंज नहीं करते, बहर तो चेंज नहीं करते ना। तो उसी तरह अगर आप लिरिक्स राइटिंग को भी देखें, मैं ये मानता हूँ कि साहिर, मजरू, गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र, ये इतने बड़े कवि थे कि इन्होंने लिरिक्स राइटिंग को उस बुलंदी तक ले गए, उस बुलंदी तक ले गए कि जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज के लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। तो वो बहुत बड़े इंसान थे, वो किसी भी काम को वो बहुत बड़ा करके गए। अगर हम इसी उसमें आते हैं कि आके ज़रा देख तो तेरे खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागों से सीते रहे हम जो ज़ख्म तूने दिए, ये प्यार कोई खिलौना नहीं है जो हर कोई ले जो खरीद, मेरी तरह उम्र भर तुम तरस लो फिर आना इसके करीब। तो ये है बड़े कवियों का जो बातों का वज़न, और सारे लफ्ज़ बहुत सिंपल। दिल आज शायर है कम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम। तो इसमें कोई भारी शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसे कहते हुए कि हमें लगे कि हाँ भाई हमारी ज़ुबान तो लड़खड़ा जाएगी, हम कह कैसे सकेंगे। इसी बात पे मैं एक आगे कुछ शेर पढ़ूँ तो उसके लिए जानना चाहता हूँ कि जब दादा बर्मन शुरू में आए तो वो काफ़ी सक्सेस उनसे दूर रही, वो सक्सेस नहीं पा रहे थे। तो साहिर साहब से उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी। तो एक बार उन्होंने देखा कि उनके जो पियोन है वो बैठ के किसी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर का गाना गा रहे। तो दादा बर्मन थे त्रिपुरा के राज फैमिली से, तो उन्होंने कहा कि भाई इधर आ, तू हमारा पियोन होके तू उसका गाना गाता है, उसका गान गाता है, कैसे गाता है। तो उसको डांट वाट के भगा दिया। तो साहिर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो हर कवि को समझ आना चाहिए। साहिर साहब ने कहा कि दादा आप कुछ भी बनाएं, पहले 2 लाइन ऐसा होना चाहिए जो ज़ुबान पे चढ़े, उसके बीच में आप कितने भी आप करते रहें वो कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। पहले जो 2 लाइन हैं उसको, वो जो मुखरा है उसको, वो अगर ज़ुबान पे चल गया तो आप सक्सेसफुल हैं। और मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप किसी भी फेमस पॉपुलर गीत को लिखें। थैंक यू रविंदर, ही इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट, ही वॉज माई स्टूडेंट, नाउ मैरिड विद ए किड आई थिंक। किसी भी पॉपुलर गाने को अगर आप देखें तो वो जो 2 सेंटेंस से शुरू के मुखरा कह लीजिए, उसी में कमाल है। वो अगर आपके ज़ुबान पे चढ़ गया तो गाना चढ़ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ क्वालिटी ऑफ सॉन्ग क्या है, पर वो 2 तो ये होती है समझदारी। इसीलिए वो साहिर है, इसीलिए वो कहेगा कि मैं पल 2 पल का शायर हूँ, 2 पल मेरी कहानी है, 2 पल मेरी हस्ती है, 2 पल मेरी जवानी है। मैं अभी सभी लोग आ गए हैं। हेमलता जी थैंक यू सो मच। तो ये जो
दो मेरे पिछले वाला एपिसोड और आज ये मैं ज़्यादातर साहिर साहब और बड़े बड़े कवियों को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आगे से ऐसा होगा कि 3-4 उनके मैं नज़्म या गज़ल पढ़ूँगा और फिर बाकी अपनी बातें भी करूँगा, क्योंकि मैं ये इसलिए करना चाहता था और कहना चाहता था कि भाई आप लोगों को नॉट येट मैरिड सर, ओके रविंदर, इवन आई एम नॉट मैरिड, सो वी आर इन द सेम बोट। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि जो बातें हम जानते हैं उसे शेयर करना चाहिए। सोशल मीडिया है, लोगों को बड़े और गुणी लोगों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं तलत साहब के बारे में बता रहा था कि मैंने एक अपना प्रैक्टिस वीडियो डाला था और वो इतना पॉपुलर हो गया, और वो क्या था कि इतना न मुझसे तू प्यार चाहता कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद पे घर बेचारा। थैंक यू मुनमुन जी। अब तलात साहब को लोग भूल गए और शर्म आनी चाहिए हमें। अगर हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं और अगर हम तलात साहब को भूल गए तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। तलत साहब एक ऐसे फनकार थे कि चलते हैं किसके लिए तेरे आँखों के दिए, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। वो है तलत साहब। तो थोड़ा उनको सुनिए। जब हम बेहतरीन चीज़ें नहीं सुनेंगे हम बेहतरीन चीज़ें लिख नहीं पाएंगे, बेहतरीन चीज़ें लिख नहीं पाएंगे तो बेहतरीन चीज़ें कह नहीं पाएंगे, और बेहतरीन चीज़ें कहेंगे नहीं तो हमें ख़राब चीज़ें सुनने की आदत पड़ जाएगी। ये जो एक है ना कैश 22 सिचुएशन, लोग कहते हैं कि भाई अच्छी चीज़ें बन नहीं रही है तो इसलिए ख़राब चीज़ें बन रही नहीं। हम अच्छी चीज़ बनाने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे। अगर हम अच्छी चीज़ बनाने के लिए मेहनत करेंगे तो अच्छी चीज़ भी बनेंगी। लाइक मैं आपको ये बता रहा हूँ, तब मैं बहुत छोटा था, पता नहीं कौन सा सन, तब मैंने ये जो मोजार्ट पे सलीलदा ने बनाई थी ये धुन कि इतना ना मुझसे तू प्यार जता कि मैं एक बादल आवार, और ये आई थिंक 57 में छाया पिक्चर की है, छाया मूवी। हाँ जी भैया, छाया मूवी की है। और आज तब मैं शायद ये 80s में सुना था ये, और मैं चाहता हूँ कि ये 2020 में भी लोग सुने कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद पे घर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं। तो ये जो है ना तलत साहब, अगर हम आज हमारे देश में ना थोड़ा सा हिसाब उल्टा है। अगर मैं कह दूं कि मुझे मोहम्मद रफ़ी पसंद नहीं है तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा, मैं संघी हो जाऊंगा और मैं पता नहीं क्या हो जाऊंगा। पर ये तो देखो कौन पसंद है। साहिर अगर पसंद है तो हो भी सकता ना कि मुझे मोहम्मद रफ़ी पसंद नहीं है या तलत मुझे पसंद। बात कंपैरिजन की नहीं है, बात है टेस्ट की, है ना। तो उनका जो एक वॉइस का पैटर्न है, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, हम ना भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। तो अगर आप उसे सुने तो वो ऐसे जादूगर थे कि उसके बारे में, उनके बारे में कुछ कहना मुझे मैं बहुत ज़र्रा भी नहीं हूँ। ठीक है, साहिर साहब के बारे में इसलिए तो शायद कह सकता हूँ कि मैं भी 2-4 शब्द इधर उधर कर देता हूँ, पर तलत साहब के लिए कहना बहुत ही नामाकूल होगा। अब मैं कुछ अपने ज़िंदगी की उसमें से कहना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि कुछ लोग आपसे बेहद प्यार करते हैं। तो एक दुनिया में कहावत है कि इफ़ देयर इज़ अनरिक्विटेड लव दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, और ये किसी शाहरुख खान ने पिक्चर में कही थी, बट ये शाहरुख खान का कहा हुआ नहीं है, ये खलील ज़बरान का आई थिंक कहा हुआ है। तो जो हम में तुम में करार है उसे बाइबल कहते हैं उस अनरिक्विटेड लव का। तो उसमें क्या कहते हैं कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो गिले वो शिकायतें तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो मज़े मज़े की हिकायतें तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जो हम में तुम्हें करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जैसे बेगम अख्तर का ये है, और ये इतना ज़बरदस्त है कि हम इसको मतलब सुनते हैं। मुझे ये किसी ने चिट्ठी पे लिखा था, सन 2000 की बात है, कि एक लंबी चौड़ी चिट्ठी आई थी खून में सनी हुई। तो उसमें उन्होंने किसी मोहतरमा ने लिखा था कि जो हम में तुम्हें करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो करम थे मुझ पे पेशतर, वो जो मेरे पे थे ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मौसीकी है, ये जो फिनिश है, ये जो हमारे कल्चर में है, ये इतनी बढ़िया चीज़ है। कहीं ना कहीं हम इसको, हेलो बिहोर, थैंक यू सो मच, हम इसको भूल चुके हैं, हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। हम अपने मौसीकी से, अपने कल्चर से। थैंक यू जेसी वर्मा साहब, आप आए
बहुत बहुत एहसान मंद हूँ, बहुत ही सीनियर इंसान है और बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल। तो वो जो हम में तुम में करार थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो उसमें मुझे जो सबसे अच्छा वो लाइन लगता है कि जो बात कोई तुम्हें बुरी लगी, जो बात कोई तुम्हें बुरी लगी, ये वो कहने से पहले यूं ही तुम भूल जाना। तो वो जो है ना एक लफ्ज़ की जादूगरी, वो इतना ज़बरदस्त है कि जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। या आगे उसमें अगर चले थोड़ा सा और, तो रंजिशी से ही दिल को दुखाने के लिए आ, रंजिशी से ही दिल को दुखाने के लिए आ, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तो यूं ही मेरे दिल को दुखाने के लिए आ, रंजिशी से ही दिल को दुखा। थैंक यू सौरभ निगम। सौरभ हैज़ बीन माई स्टूडेंट एंड आई थिंक नाउ इज़ द फादर ऑफ ए किड। तो यही है जो जो लेखनी है, लेखनी में जो एक दिवालापन आ गया है, तो इसीलिए शायद हम लिख भी नहीं पाते और अच्छा सुन भी नहीं पाते। इसी में अगर हम आगे चले कि कुछ तो रंजिशी से ही दिल को दिखाने के लिए, और भी है, जैसे किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि तेरी जहाँ में प्यार ना हो, पर जहाँ उम्मीद हो वही नहीं मिलता। तो ये जो है ना, ये जो अगर आप सारे लफ्ज़ को देखें कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कोई बहुत ज़्यादा भारी लफ्ज़ नहीं है ना, सभी के कान में 2 बार के बाद भी गूंज जाएंगे। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने ही होश में गुम है। ज़ुबां तो है पर हम ज़ुबां नहीं मिलता, ज़ुबां तो है पर हम ज़ुबां नहीं मिलता। हाँ भैया, बिल्कुल ये एहसास और ये अभिव्यक्तियाँ ही ज़िंदगी है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर इसी पे आते हैं कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता में, अगर हम आगे उसको लेके चले तो वो कहते हैं ना, कहाँ गुलाब रखे और कहाँ दिल, छत तो है पर मुकाम नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो ये जो मौसीकी का दौर है, जिसमें ना अगर हम देखें, जो पिछले बार मैंने याद है बात कही थी कि दिखाई दिए या बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, बड़ी आरजू थी कि गली में तेरी सोया से लहू में नहा के चले। हाँ, जभी सजदा करते और करते गए, हक़े बंदगी हम यूं अदा कर गए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत भारी लफ्ज़ है। अगर आप पुराने पिक्चर में मेरे महबूब देखें तो उसमें क्या गाना था कि मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, आ तुझे नरगी से आँखों का नज़ारा दे दूँ। तो ये जो है ना, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, क्या ये बहुत भारी लफ्ज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। पर इनमें जो गहराई है और इनमें जो सिंप्लिसिटी है, मुझे लगता है वो आज भी बहुत ज़रूरी है। और जो हम लोग लिखते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लिखते हैं, बुरा लिखते हैं, जो भी लिखते हैं उन पे ये है कि जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को लिखें। इसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे एक पल की इजाज़त है। इसमें मुझे योगेश जी सबसे पसंद आए, और योगेश जी ने जब मिली के लिए लिखा, और योगेश जी मिली के लिए इसलिए बहुत फेमस, उन्होंने जो भी लिखा वो चीज़ें उतनी बन नहीं पाई। उसका कुछ एक पॉलिटिकल कारण भी था जो मैं आप सबके सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो सभी जानते हैं। उन्होंने अपने कई सारे उसमें कहे भी है, अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में कहे वो कि क्या हुआ था उनके साथ और क्यों वो उतने बढ़ नहीं पाए। तो योगेश जी की जो 2-3 कविताएं हैं, जिस पे अभी जब वो गुजर गए तो बहुत बातें हुई, पर 2-3 ऐसे थे कि जो इतने ही ज़बरदस्त थे कि जिस पे लोगों ने बात नहीं की, और वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए बहुत ही वो इसलिए है क्योंकि मेरे ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों के साथ, मेरे ज़िंदगी के बहुत सारे चीज़ों के साथ उनका है। पूरी बातें मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा फोरम है जहाँ बहुत लोग सुनते हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि इंसान को कभी भी अपनी गम की नुमाइश करनी चाहिए। और ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग जो उनको आप सुनते हो वो जानते नहीं हैं। पर ये दोनों कविताएं मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन,
खुशबू लाई पवन महका चंदन, जब कभी रातों को मैं तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ। हर एक तारा लगे मुझे तेरा ही धड़कन, आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन। खुशबू लाई पवन महका चंदन। तो आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल हिंदी है, पर जब उन्होंने कहा कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन महका चंदन, जब कभी रातों को मैं तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ। हर तारा लागे मुझे तेरा ही दर्पण। मतलब ये जो है ना बारीकियाँ जिसे कहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में योगेश जी के उससे मुझे एक सीख ज़रूर मिली है कि बहुत अच्छा भी इंसान को नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत अच्छा इंसान होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपका बहुत गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। वो कभी किसी के साथ एक वो नहीं हो पाए, उन्होंने ऐसी दोस्ती नहीं बना पाए किसी के साथ, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, और शायद इसी का उनको खामियाजा ज़िंदगी भर उम्र भर देना पड़ा। नहीं तो जो इंसान रजनीगंधा और आनंद जैसे पिक्चरों का गाना लिखने के बाद भी अगर वो उतना कामयाब नहीं हुआ है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें कहीं हमारे सिस्टम की गलती है। और इस सिस्टम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये सुशांत सिंह राजपूत लेके बहुत सारी बातें होती है, तो उसमें नहीं जाके, क्योंकि फिर वो बात हो जाएगी भी उसके FIR ये सब, उस पर नहीं जानना चाहता मैं। दूसरा जो उनका है कि बड़ी सूनी सूनी है ये ज़िंदगी, मैं खुद से भी यहाँ अजनबी। हाँ जी सर, वर्मा जी आप हाजिर हैं, मुझे पता है सर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप बहुत ही जिंदा दिल आदमी हैं। तो पता नाम लिखकर भूले कोई अक्सर, दिल मेरा यूं ही मुझसे मेरे गम ना कर, दिल लगी यूं दिल लगी। तो ये जब रातों को मैं सुनता हूँ ना, मैं सुनता हूँ इन गीतों को ज़रूर, तो कई बार होता है कि आपके कुछ एहसास 20 साल पुराने एहसास, जो एहसास कभी लौट के नहीं आएंगे, जो एहसास कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं, वो एहसास, थैंक यू विनोद मागली जी, वो एहसास ऐसे ज़िंदा हो जाते हैं। और शायद वही एक कवि और कविता के बड़प्पन है कि जब कभी रातों को मैं तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ। हर तारा लागे मुझे तेरा ही दर्पण, आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन। खुशबू लाई पवन महका चंदन। तो ये जो है, ये योगेश जी जैसे एक सिंपल इंसान, एक बेहद ही सिंपल इंसान ही ऐसा लिख सकते हैं कि पता नाम लिख कर भूले कोई अक्सर, सुख मेरा ऐसे, कभी ये उदासी कभी दो पल भी ढूंढे मुझे ऐसे, मुझसे मेरे गम ना कर, दिल लगी तू दिल लगी, बड़ी सूनी सूनी है ज़िंदगी ये ज़िंदगी। तो ये जो है ना, एक बहुत ही बेहतरीन शायर, बहुत ही बेहतरीन कवि ही ये लिख सकते हैं। थैंक यू संकेत और मैं एक साथ काम करते थे एक पब्लिशिंग कंपनी में, और हम लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग भी लिया था किसी इस पे, तो एक बहुत ही मज़ाकिया किस्सा है। तो ये जो आज जो मैं आप लोगों के सामने साहिर साहब और औरों को लाया हूँ, तो इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मौसीकी का दौर है, ये जो हम कहते हैं हमारे लफ्ज़ हल्के हो गए, हल्के भी नहीं, ऐसे अजीब से हो गए कि हम कहते हैं 2 बॉटल वोडका, हाँ काम मेरे रोज़ का। तो वो जो है उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, हमें कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा, अच्छा कहना पड़ेगा। अगली बार मैं अपने साथ अपने भी चीज़ें लाऊंगा, अपने भी चीज़ें कहूँगा। और ये जो दोबारा मैं आप सभी को महनूर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही हिम्मत देती रहती है, जो मेरी YouTube बना रही हैं उनका मैं तहे दिल से इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत ही मामूली आवाज़ और बहुत ही मामूली कवि को उन्होंने इतना अच्छा और इतने अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है कि कभी कभी मैं भी दंग रह जाता हूँ। ये आवाज़ मेरी है, बाद में उनसे पूछता हूँ वो कहते नहीं आपकी आवाज़ नहीं है, पीछे कुछ पीछे चल रहा होगा शायद उसी के कारण। तो उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करती हैं वो, ठीक है। राजीव मेहंदी रत्ता भैया जिनके बारे में मैंने बताया, मेरे बचपन के दोस्त मानिक डांगिया, मोनीश, साधना शर्मा जी जो हमेशा ड्रेस और इन सब चीज़ों के बारे में कहते रहते हैं, दिव्या कोचर जी जिनका मैं पिछले बार नाम लिखना भूल गया, संजीत प्रसाद जी, JC वर्मा जी, और जितने भी बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े कवि आए थे, मैं उन सभी को बहुत ही तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी मैं खड़ा उतरा आप सब पे,
और मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैं कुछ अपना अच्छा लेके आऊँ आप सबके पास, क्योंकि अगर जब हम अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो शायद कुछ अच्छा मैं भी लिख लूँ। और आप सब ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आप सब इस तरह से हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी लिखें, अगर जब तक वो हौसला अफ़ज़ाई ना हो तो। और मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा पिछले बार कि जो भी मेहनत है वो दिख रही है, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मेरी आवाज़ की तारीफ़ होती है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हंसी उड़ाइएगा, कि जो मेरी ये आवाज़ की तारीफ़ होती है, उस आवाज़ के पीछे घंटों प्रैक्टिस करता हूँ मैं, बार बार कहता रहता हूँ मैं कि वहमो गुमा से दूर दूर, यकीन के हद से पार पार, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है। तो ये सब जो भी है, जो भी आपके सामने आ रहा है, ये आप सभी की दुआएं, अभी सबके मेहनत ऐसे कि बोल तो मैं रहा हूँ, दिख मैं रहा हूँ, पर आप लोग उसको गौर से सुनते हैं, आप लोग उसमें बारीकियाँ ढूंढते हैं और इनपुट्स देते रहते हैं। और जो भी आज के ये है, ये मेरा खुद का है, इसके लिए मैं क्रेडिट खुद लेता हूँ, आज के ड्रेस कोड का। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर मुझे इसका फ़ीडबैक दें, और अगली बार मैं कुछ अपना लेके आऊँगा। साथ में आनंद बख्शी साहब का जो आज पुण्यतिथि था, उनका भी कुछ एक लेके आऊँगा। हाय राजीव, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव रीच्ड। आनंद बख्शी साहब के बाद पे थोड़ा 2 लाइन कह ही देता हूँ कि जो उनका मुझे सबसे बेहतरीन लगा आज तक, ठीक है, चाहे उन्होंने इतने सारे गीत लिखे, 2 कि मेरे दुश्मन तू मेरे दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। तो आप देखिए, इनडायरेक्टली आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, और वो कैसे दे रहे हैं कि मेरे दुश्मन तू मेरे दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। और दूसरा कि मैं शायर बदनाम मैं चला, महफिल से नाकाम मैं चला। आपकी आवाज़ में कशिश है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप इसी बात पे थोड़ा एक मजाकिया चीज़ में एंड करना चाहता हूँ। मैं पीछे अपना एक प्रैक्टिस वीडियो डाला था, तो जिसमें मैंने शेव वेव नहीं किया, तो मेरे दोस्त है मोनीश, उसने कहा कि भाई तुम धर्मेंद्र और सनी के फ़ैन अमजद कैसे बन गए। अब बहुत कम लोग जानते कि मैं अमजद साहब का भी बहुत ज़्यादा मुरीद हूँ, बहुत भयंकर तरह से मुरीद हूँ, इतना कि भी उनकी मैं सी ग्रेड पिक्चर भी देख चुका हूँ। तो मैं, और ये कर्ली बाल या चाहे मेरे डील डॉल के कारण, मैं मतलब अमजद साहब स्पेशली मुकद्दर का सिकंदर में, और नटवर लाल, कुर्बानी, शोले तो है ही है, इनकार, तो एक बार उनके बारे में भी बात करेंगे अगली बार, कि मैं अमजद साहब का बहुत ज़बरदस्त मुरीद हूँ, है ना। तो वो उसमें मेरे एक दोस्त का आया मैसेज कि भाई अपनी आवाज़ में और कशिश पैदा करो, ये वो अच्छी बातें। तो मुझे बात क्या अच्छी लगी कि कभी दोस्ती ने लूटा, कभी दुश्मन ने मेरा। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि थोड़ी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है मेरी, मैं मान लेता हूँ। तो अब आदमी भी मेरे आवाज़ की तारीफ़ करने लग गए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो कशिश की बात कर रहे हैं, वो आज 25 सालों में पहली बार मुझे कहा जा रहा है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि वो आवाज़ में कशिश बनी रहे। आप सबको मैं भाऊँ, हर बार भाऊँ, तभी मैं हमेशा शुरू करता हूँ कि मेरे आवाज़ के दोस्तों। और अभी जाते हुए भी कहते हैं कि चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे, आप सबका साथ ज़रूर चाहिए होगा। और ज़रूर 1-2 बार तलात साहब को सुने, मिर्ज़ा गालिब 1954, उसको भी सुने। और यहाँ मैनूर जी का एक मैसेज आया कि दिस टाइम इट वाज इम्पैक्टफुल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फील फ्री टू राइट एनीथिंग, अगर आपको बुरा भी लगे तो भी आप लिखिएगा, हम तो आपकी दोस्ती के कायल है। राजीव सरकार जी के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, खुले में कई बार कहा, मैं आज भी कहना चाहूँगा। 2016 में मैं काफ़ी डाउन हो गया था, तो एक बार उनका मैसेज आया कि तुम सनी पाओ, तुम हार नहीं सकते। थैंक यू आयुष्मान, यू वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट बैच भुवनेश्वर। एंड वो पढ़ के मुझे लगा हाँ, मैं सनी देओल हूँ, मैं हार नहीं सकता, मैं कैसे हार रहा हूँ। और मैं उठ के खड़ा हो गया, और ज़िंदगी में जैसे मैं अपने बहुत सारे एक्स गर्लफ्रेंड्स का एहसान मानता हूँ, उस तरह मैं राजीव सरकार का भी बहुत एहसान मानता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त। मुझे पता है कि दोस्ती ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी उसका एहसान नहीं चुका सकते, पर मैं हमेशा ही इसलिए कहता हूँ क्योंकि इट मीन्स अ लॉट। कार्तिक कुमार पनीथी जी, आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।
और जो भी अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है, इन सब के पीछे वो 8-10 लोग जिनका मैंने नाम लिया है वही ज़िम्मेदार हैं। आवाज़ मेरी है, कहता मैं हूँ, रिसर्च में करता हूँ, पर रोज़ सुबह शाम अगर वो मुझसे उम्मीद ना लगा के रखे तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तो मैं शायर बदनाम मैं चला, महफिल से नाकाम मैं चला। मेरे घर में तुम्हें एक दीवान मिलेगा, दीवाने शायर का पूरा दीवान मिलेगा। और भी कुछ बाकी। हाँ जी वर्मा जी, कभी अलविदा ना कहना जी, मैं जब तक ज़िंदा हूँ कभी आपसे अलविदा नहीं कहना चाहूँगा। योर फेवरेट अंशुमन, थैंक यू सो मच। अभी पता है आज 14 साल पहले मैं अंशुमन को पढ़ाया, शायद उसके सेक्शन को पढ़ाया भी नहीं। अगर आज वो यह बात कहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 14 साल बाद भी एक फ़ैकल्टी को याद कर रहे हैं, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। पराग भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया मानता हूँ कि आपने पूरा वक्त दिया। आप बहुत बिज़ी इंसान हैं, आपने पूरा वक्त दिया। ऐसा नहीं कि महनूर या वर्मा जी नहीं है बिज़ी इंसान है, पर मुझे पता है कि आप कितने बिज़ी रहते हैं। तो मैं आप सभी को जाते जाते एक बार, मैं शायर बदनाम मैं चला, महफिल से नाकाम मैं चला।